हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रुबाइयां और जो लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। ये आपकी पाठ्य पुस्तक आरओ से लिया गया है और इसके जो लेख कवि हैं वो कौन है? फिराक गोरखपुरी है। रुबाइयां एक प्रकार का काव्य होता है, एक प्रकार की लेखन की इसकी शैली होती है जिसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन में ऐसी तुकबंदी होती है जो समान होती है और तीसरी लाइन जो होती है वो अलग होती है, ध्यान रखना। तो एक प्रकार की तुकबंदी होती है, रुबाइयां छंद कहलाता है। समझिए, रुबाई एक काव्य है जिसमें कुल 4 पंक्तियां होती हैं। इसमें तुकबंदी की एक विशेष शैली होती है, जैसे पहली, दूसरी, चौथी पंक्तियां एक जैसे तुक में होती हैं, जबकि तीसरी पंक्ति का तुक अलग होता है और यह आमतौर पर फारसी कवियों द्वारा लिखा जाता था और उसमें जीवन, प्रेम, दर्शन आदि विषयों पर विचार होता है। तो रुबाइयों में जीवन, दर्शन, प्रेम आदि चीजों पर विचार होता है, आदि चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है रुबाइयों में। रुबाई में 4 पंक्तियां होती हैं और इसका मुख्य उद्देश्य भावनाओं को गहरे और सटीक तरीके से व्यक्त करना होता है। और रुबाइयों के माध्यम से हम भावनाओं को, जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनको बहुत ही गहन तरीके से हम प्रकट करते हैं। तो उसके लिए हम रुबाई छंद का क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं। अब अपन देखते हैं हमारे चैप्टर में जो रुबाई दी है वो रुबाइयां क्या है, पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो फिराक गोरखपुरी है इनका नाम, जो ओरिजिनल नाम है वो फिराक गोरखपुरी नहीं है। वो आपको मैं नीचे जब इनके जीवन परिचय को बताऊंगा तब उजागर करूंगा। आप सबसे पहले इनके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है उसके पहले पद्यांश को समझिए। पहला पद्यांश क्या है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो रह के इसमें क्या है? रह के है, ध्यान रखना, रह के। तो आप वैसे तो आपको ये लाइनें बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी है कवि ने, आपको सिंपल तरीके समझ में भी आ गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। क्या कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक मां अपने चांद के टुकड़े को आंगन में लेके खड़ी है और अब बच्चे को खुश करने के लिए क्या कर रही है? वो हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और हाथों पर झुला रही है। किस पर झुला रही है? हाथों पर झुला रही है एक मां, और बाद बीच बीच में रह कर क्या कर देती है? वो उसको उछाल भी देती है हवा में। तो रह के हवा में जो लौका देती मतलब हवा में उछाल देती, ठीक है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और जब हम बच्चे को ऐसे हवा में उछालते हैं ना तो बच्चा इस तरीके से खुश होकर क्या हो जाता है? खिलखिला के हंसने लगता है। तो वैसे तो मुझे इसमें कुछ समझाने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको आसानी समझ में आ गई होगी कि फिराक गोरखपुरी यहां पर एक माता के वात्सल्य को प्रकट कर रहे हैं और मां अपने बच्चे को किस प्रकार खिला रही है आंगन में। आपको पता है आंगन का मतलब घर का खुला स्थान होता है। चांद का टुकड़ा अत्यधिक प्यारा, चांद, आप ये मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने। तो चांद का टुकड़ा होना मतलब बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना, ठीक है, आंखों का तारा। गोद भरी, और गोद में बच्चे के लिए हुए है, ठीक है। लौका देती मतलब उछालना या ऊपर नीचे करना बच्चे को, ठीक है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ के रुबाइयां नामक छंद से रुबाइयां नामक पाठ से ली गई हैं और इसके कवि कौन है? फिराक गोरखपुरी जी हैं। यह पंक्तियां मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित है, रुबाइयों से ली गई हैं। यह आरओ पाठ्य पुस्तक में शामिल है। कवि ने इसमें मां और बच्चे के असीम वात्सल्य का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? वात्सल्य। ध्यान रखना, यहां पर वात्सल्य रस भी समझ में आता है। अगर आपको वात्सल्य रस का उदाहरण लिखना हो ना तो आप इस रस के इसी उदाहरण को लिख सकते हो वात्सल्य रस के उदाहरण में, ठीक है। यहां आपके लिए रुबाई छंद का भी उदाहरण हो गया और वात्सल्य रस का भी उदाहरण हो गया, इसमें ध्यान रखना। प्रसंग देखिए, कवि ने मां और बच्चे के बीच के सजीव संबंध और प्रेम को चित्रित किया है। बच्चे की मासूमियत और मां के स्नेह का यह भावपूर्ण दृश्य पूरे वातावरण को आनंदित करता है। व्याख्या समझिए, इसकी व्याख्या तो वैसे आपको समझ में आई चुकी है, फिर भी फिराक गोरखपुरी ने मां और बच्चे के अटूट प्रेम को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। मां अपने घर के आंगन में खड़ी होकर अपने बच्चे को गोद में झुला रही है। बच्चा इतना सुंदर है कि कवि ने उसे चांद का टुकड़ा कहा है। क्या कहा है? चांद का टुकड़ा। हाँ, बच्चे को किस मतलब बहुत प्यारा, चांद का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा। हाँ, वो वाली चांद का टुकड़ा नहीं, ध्यान रखना, चांद का टुकड़ा नहीं, आप लोग गलत समझ बैठो। बहुत प्यारा होना कहा है। मां अपने हाथों से बच्चे को प्यार से उछालती है
और बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठती है। इस दृश्य से मां के वात्सल्य और बच्चे की खुशी का अद्भुत चित्र उभरता है। तो ध्यान रखना कि मां ने यहां पर बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा है और मां और बच्चे के बीच जो असीम प्रेम है वो झलक रहा है। तो ध्यान रखना, मैं लाइनों को दोबारा पढ़ देता हूं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, अब हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी, खड़ी, भरी, हंसी, तीनों एक जैसी तुक है तीनों लाइनों में, मतलब पहली, दूसरी और चौथी लाइन में एक जैसी तुक है, जबकि देती है इसमें तुक चेंज हो गई। तो बस यही होता है रुबाई छंद का उदाहरण। आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब काव्य सौंदर्य बताता हूं इसमें। तो बच्चे की सुंदरता को चांद से तुलना की गई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। वात्सल्य रस होगा, मां और बच्चे का सजीव चित्रण है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है क्योंकि रह रह कर, ठीक है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। मुहावरा चांद का टुकड़ा यूज हुआ है, इसमें ध्यान रखना। अब दृश्य एवं श्रव्य बिंब है। दृश्य भी हम देख भी रहे, मतलब बच्चे की खिलखिलाहट, ये श्रव्य बिंब हो गया। खिलखिलाना मतलब क्या है? सुनकर ही खिलखिलाने का समझ, हमें खिलखिलाने के बारे में कैसे पता लगता है? सुनकर ही तो पता लगता है। तो ये श्रव्य बिंब हो गया। और श्रव्य बिंब के अलावा दृश्य बिंब भी है। कैसे? खिलखिलाहट और मां का झुलाना। तो झुलाना हमें दिखाई देता, सुनाई थोड़ी देता है, तो वो एक प्रकार से श्रव्य और दृश्य बिंब हो गया। सरल भाषा है, भावों को अभिव्यक्त करने में सहायक है जो सरल भाषा है इसमें। अगला पद्यांश हम पढ़ते हैं, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप एक बार समझ लोगे, आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आप इससे रिलेटेड प्रश्नों का आंसर आसानी से दे पाओगे। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। तो अब आप देखिए इसमें क्या नहलाती है। सबसे पहले तो मां बच्चे को छलके छलके जल से, मतलब वहां जो बर्तन छोटा सा भर के रख लेती है मां आंगन में, और उसी बर्तन में बच्चे को नहलाती है। कभी कभी तो उसी बर्तन में ही बैठा के नहला देती है और कभी कभी साइड से भी नहला देती है। तो छलके छलके जल से, निर्मल जल से, बड़ा ही शुद्ध सा जल है, और उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, और मां फिर उसको तैयार करती है, उसको टीका वीका लगा देती है, नजर ना लग जाए, हाँ, नजर वजर वाले, और पैसे अलग दे देती है हाथ और पैरों में। तो वही चीज है कि फिर वो कंघी करती है उसकी, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। और जब बच्चा बड़े प्यार से देखता है जब मां घुटनियों पे लेके बच्चे को क्या करती है, कपड़े पहनाती है। तो देखिए ये सीन ऐसा हो सकता है, जैसे देखिए एक मां अपने बच्चे को नहला रही है और फिर बाद में उसका तेल काजल भी करेगी। हाँ, ऐसे हमारे यहां तो तेल काजल कर देते हैं ना, बच्चे को बिल्कुल कार्टून सा बना के छोड़ देते हैं, नजर ना लग जाए। नहला के स्नान कराकर, छलके छलके मतलब झरते हुए, बहते हुए, निर्मल जल साफ पानी, गेसु मतलब बाल होते हैं, ध्यान रखना, और घुटनियों में मतलब गोद में बिठाकर पिन्हाती है कपड़े, पिन्हाती कपड़े मतलब बच्चे को कपड़े पहनाना। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा है, आपको आसानी समझ में आएगी। यह पंक्तियां भी फ्राक गोरखपुरी के द्वारा की रुबाइयों से ली गई है और जो आरो पुस्तक में शामिल है। खैर मैं संदर्भ बार बार नहीं पढ़ूंगा, प्रसंग में पढ़ता हूं। कभी मां के स्नेहपूर्ण कार्यों और बच्चे की निश्चल भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए यह मां और बच्चे के रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। हाँ, मां और बच्चे के प्रति जो गहराई होती है वो यहां पर हमें समझ में आती है। और बच्चा भी क्या करता है, मां को ताकता रहता है, देखता रहता है, और मां उसको नहलाती जाती है। मां भी बच्चे की एक्टिविटी देखती रहती है और बच्चा भी मां की एक्टिविटी देखता रहता है, मां की तरफ देख देख के मुस्कुराता रहता है। तो वही सीन है यहां पर भी आपने देखने को, देखिए यहां पर वो पानी डाल रही है मां, तो वो थोड़ा सा पीछे गर्दन फेर रहा है, फिर हंसता होगा। तो ये पूरा का पूरा सीन है इसमें। अब व्याख्या देखते, कवि कहते हैं कि मां अपने बच्चे को निर्मल जल से स्नान कराती है, स्नान के बाद वह बच्चे के उलझे बालों को प्यार से सुलझाकर कंघी करती है, फिर मां उसे अपनी गोद में बिठाकर कपड़े पहनाती है और इस दौरान बच्चा मां के चेहरे को बड़े प्रेम और विश्वास से निहारता है। हाँ, ध्यान रखना, बच्चे को मां पर बड़ा भरोसा होता है। आज अगर आपको कोई पकड़ के और उछाल दे तो आपको भरोसा होगा उस पर? नहीं होगा। आप कहोगे भैया दादा हमें हड्डी नहीं तोड़वाना अपनी, लेकिन और कांप जाओगे आप। लेकिन मां जब अपने बच्चे को उछालती है तो कितना ट्रस्ट होता है बच्चे को अपनी मां पर कि मैं गिरूंगा ही नहीं। हालांकि उसे हो सकता है वो इन चीजों से अनभिज्ञ ही हो, पर विश्वास कितना होता है उसे अपनी मां के ऊपर, कितना खुश हो जाता है, वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तो यहां पर ये चीज भी समझ में आती है कि बच्चा कितना विश्वास है मां और बच्चे में एक दूसरे के ऊपर। इस दृश्य में मां के वात्सल्य और बच्चे की मासूमियत का सुंदर समन्वय दिखता है। कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। पानी की निर्मल
रसता को विशेष बताया गया है। वात्सल्य रस है, मां और बच्चे के प्रेम का सुंदर चित्रण है। वात्सल्य रस हो गया, दृश्य और श्रव्य, वही नहलाना, बाल सुलझाना, मां का व्यवहार, ये सब श्रव्य और दृश्य बिंब हो गए इसमें। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया, छलके छलके, ठीक है, ये आया था, देखो छलके छलके, तो छलके छलके मतलब पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो गया। और उसके बाद सरल भाषा है, भावपूर्ण भाषा है और कवि की शैली को सजीव बनाती है ये भाषा। अगला 3rd नंबर का जो पद्यांश है उसको समझिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, चीनी की खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब दिवाली जब होती है तब आपने दिवाली का सीन तो देखा है ना। दिवाली का सीन कैसा होता है? दिवाली का सीन ऐसा होता है कि चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट होती है, क्योंकि घर पुते होते हैं तो घर बहुत चमक दमक होती है घरों में। तो देखिए, सजे, लावे और दिए, ये एक जैसी टुक हो रही है और यहां पर दमक एक अलग टुक हो गई, इसीलिए रुबाइयां छंद है, ध्यान रखना। तो दिवाली की शाम को जब घर पुते होते हैं, चीनी के खिलौने, चीनी मिट्टी के खिलौने आते हैं हमारे घर में, ठीक है, गुड्डा गुड़िया टाइप के आते हैं और भी तमाम प्रकार की चीजें आती हैं। वो रूपवती क्यों कहा गया है? बहुत ही सुंदर होती है मां। जिसके बच्चे छोटे होते हैं वो नई नवेली दुल्हन ही होती है एक तरीके से, तो वो बहुत सुंदर होती है। वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक, और उसके चेहरे पर एक अलग टाइप की खुशी होती है, क्योंकि उसका बच्चा अभी छोटा है, उसकी मुस्कुराहट है उसके चेहरे पर, मतलब बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मां के चेहरे पर एक अलग ही दमक होती है, अलग ही चमक होती है। तो नरम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और फिर बच्चे के घरौंदे, बच्चों के लिए ऐसे बच्चे, छोटे बच्चे जो ऐसे थे ना, ऐसे घर बनाते हैं गांव में, छोटे बच्चे ऐसे घर बना लेते थे, खुद ही बना लेते मिट्टी से, और इन घरों में दीपावली पर इनमें भी दीपक जला दिए जाते थे, तो ये भी बड़े प्यारे लगते थे और चारों तरफ चमक होती थी दीपावली पर। तो वही सीन है इसमें। तो शाम या सांझ संध्या पुते तो रंगे हुए रूपवती सुंदर, एक मतलब एक है नरम दमक मतलब हल्की सी चमक, घरौंदे मतलब मिट्टी का घर। मैं पढ़ता हूं, संदर्भ नहीं पढ़ूंगा, प्रसंग पढ़ूंगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दिवाली की शाम का दृश्य प्रस्तुत किया है। कौन सा बिंब हो गया? दृश्य, ठीक है। और घरों की सजावट, ये भी दृश्य है। दियों की जगमगाहट, और ये दृश्य है। बच्चों की खुशी को मां की कोमलता और स्नेह के साथ जोड़ा गया है। कवि कहता है, क्या व्याख्या में, क्या कवि कहते हैं कि दिवाली की शाम को घर और दुकानों की रंगाई पुताई और सजावट के कारण अत्यंत सुंदर लग रही है। दृश्य जो बिंब है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। यहां पर मिठाई के रूप में चीनी के बने खिलौने बच्चों को खास तौर पर आकर्षित करते हैं। अच्छा, मिठाई के रूप में चीनी के बने खिलौने बच्चों को बहुत, अच्छा, मिठाई के रूप में कभी कभी आपने देखो खील खिलौने आते हैं घर पर मिठाई वाले, यहां पर दोनों ही खिलौने हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो यहां पर मिठाई वाले खिलौने ही हैं। आपने खील बतासे खिलौने देखे ना, चीनी की खिलौने जगमगाते लावे, ठीक है। तो चीनी की, अब दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं यहां पर खिलौने। तो मिठाई के खिलौने यहां पर लिखा है, तो आप मिठाई के खिलौने भी लिख सकते हो। क्या कि मिठाई के रूप में चीनी के बने खिलौने बच्चों को खास तौर पर आकर्षित करते हैं, क्योंकि उन्हें खाने को भी मिलेंगे और खेलने को भी। चारों ओर दीपकों की रोशनी है जो वातावरण को जगमगाती आभा से भर देती है। खील खिलौने लेके आते हो ना घर पर, दीपावली पे आते ही हैं। मां के सुंदर चेहरे पर हल्की चमक है जो उसकी प्रसन्नता को दर्शाती है। वह मिट्टी के घरौंदे में दीप जलाती है। अब मां मिट्टी के घरौंदे में भी दीप जला देती है, जिसे बच्चा खेल खेल में बनाता है, और यह दृश्य बच्चे को बहुत आनंदित करता है और त्योहार की खुशियों को बढ़ा देता है। तो यह सारा सीन खुशियों को बढ़ा देता है घर में। तो समझिए, रस वात्सल्य आपको पता, चित्रात्मकता है, घरों की सजावट, ये सब कुछ चित्रों का भाव, मां और बच्चे के स्नेह की गहराई को दर्शाना, सरल भाषा है, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े शब्द हैं, हम बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो पारंपरिकता, मतलब भारतीय त्योहारों की पारंपरिकता इसमें बताई गई है कि दीपावली को बताया गया है, और अभी और भी त्योहार आएंगे तो उनको भी बताया गया। तो एक परंपरा हो गई हमारे त्योहार, भारतीय त्योहार की। यह रचना दीपावली या दिवाली की सुंदरता और परिवार में उत्सव के भाव को गहराई से व्यक्त करती है। आगे अब क्या होता है, दिवाली तो गुजर गई, दिवाली गुजर गई, पर बच्चे की तो अटखेलियां चलती रहती है। बच्चा तो उद्यम करता ही रहता है, बच्चे तो मन को प्रसन्न कर देने वाले कार्य करते ही रहते हैं। तो अब क्या मन को, आप नहीं अपने आप को मत देखो, आप मन को प्रसन्न कर देने वाले कार्य कम करते हो। हाँ, आप लोग अपनी ना सोचे, बच्चों की बात कर रहा हूं। कौन से बच्चे? जो छोटे बच्चे हैं। आपने तो कर्म करने निकलते हो, कांड करके आ जाते हो, इसलिए आप अपनी ना सोचे, आप इन बच्चों की सोचे
ये बच्चे बड़ी मासूम शकल बना लेते हैं जब इनकी बात ना सुनी जाए और ठुनकते रहते हैं। आप भी बचपन में ठुनकते रहते होंगे, जब आपकी मतलब की चीज नहीं मिली तो ठुनक ठुनक के पूरा घर भर देते हो। मुझे तो नहीं लगता कि आप तो आज भी भर देते हो घर रो रो के। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, आज तो मां का बेटा या बेटी जिद आ गई है, यहां तो जिद आया है मेल जेंडर ही है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, आज तो जिद पर आ गया है, कुछ तो इसे चाहिए। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, और काय पे ललचा गया है? चांद पर ललचा गया, चांद चाहिए। अब चांद कैसे तोड़ ले आए मम्मा, अभी तो पापा भी गंजे नहीं हुए, तो चांद कहां से ला दे मम्मा? पापा गंजे होते तो पापा की चांद पे हाथ फेरा देती। ठीक। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है मां देख आईने में चांद उतर आया है। अब मां ने भी दिमाग लगाया कि साला इसको उल्लू कैसे बनाया जाए, तो उसको उल्लू बनाने के लिए मां ने तुरंत कांच लेके आई, मतलब मिरर लेकर आई, और सीधा चंद्रमा की तरफ से ले बेटा देख चांद, तो वो भी खुश हो गया उसमें। तो बालक देखो शकल देख रहे हो आप, हाँ ये मासूम भी है और बड़ी किलर है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी शकल कोई बच्चा बना दे और कोई चीज की डिमांड कर दे तो आप दिलाए बिना मानोगे नहीं, क्योंकि आप इस लुक को निगलेक्ट करें। आप बच्चे की आंखों में आंसू देख ही नहीं सकते। तो देखिए, तो मां दर्पण देके उसे कह रही है मां क्या देख आईने में चांद उतर आया है, तो है और यहां मां तीसरी पंक्ति अलग है, तो ये तुक एक अलग प्रकार की है, इसीलिए कौन सा छंद है? रुबाइयां छंद हो गए, रुबाई छंद हो गया। चांद देखिए काय में उतार दिया है मां ने, शीशे में, ले बेटा ये आ गया चांद, बच्चा भी खुश, वाह। ठुनकना तो आपको पता ही है, हाँ जिद में पैर पटकना और सिसकना, और जिद मतलब जानते हो आप बाल हट, बालक बड़ी ऐसी हट पर अड़ जाते हैं। कभी कभी तो बच्चों को घसीट के लाना पड़ता है मेले ठेले में से, हुई है ही, मतलब किसी चीज पर ही, जैसे हुई है मतलब उसी पर, मतलब पर, और दर्पण शीशा कांच और आईना तो पता ही आपको एक ही बात है। अब देखिए संदर्भ पता ही आपको, प्रसंग मैं बता दे रहा हूं। प्रस्तुत रुबाई में कवि ने चंद्रमा को खिलौना समझने वाले बच्चे और उसकी मां के बीच का स्नेह दृश्य प्रस्तुत किया है। बच्चे की स्वाभाविक जिद और मां की सूझबूझ का सुंदर चित्रण है। हाँ, बच्चे अक्सर ऐसी उल्टी सीधी डिमांड करते हैं। बढ़िया है कि सारे बच्चों के पास हनुमान जी जैसी पावर नहीं होती, नहीं तो हनुमान जी ने तो सीधा सूर्य ही उड़ा दिए थे, सूर्य देवी ग्रस लिए थे, लो उन्होंने कहा ये ठीक है। तो बच्चों के पास चलो ऐसी एनर्जी नहीं होती, नहीं तो वो तो किसी को भी उड़ा देते। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ तो होती नहीं है। हनुमान जी ने भी वही किया था, तो सुंदर फल समझकर खा लिया। खैर इस बच्चे को तो क्या चाहिए? चांद चाहिए, चंद्रमा चाहिए। अब चंद्रमा कैसे आए? तो मां ने बड़ी समझदारी से कांच दिखा दिया और कह दिया ये देख आ गया। आंगन में बच्चा जिद कर रहा है और पैर पटकते हुए चंद्रमा को पाने की हट कर रहा है। वह चंद्रमा को चमकता हुआ खिलौना समझता है और उसे पाने के लिए मचलता है। उसकी मासूम जिद को देखकर मां मुस्कुराती है। हाँ, अक्सर चमक दमक की चीजें बच्चों को आकर्षित करती हैं। रुद्र भी इस बार मैं जब अपने बेटे को लेकर गया तो मार्केट में मचल के रह गया, मुझे तो लाइट वाले जूते चाहिए। अब भाई तू अब बड़ा हो गया, क्या करेगा लाइट वाले जूते लेके? लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लाइट वाले जो जूते ला देते हैं, वो उनको पहनकर जलाते फिरते रहते हैं और वो पुच्छ पुच्छ करती हुई जूतियां फिरती रहती है, आपने देखा होगा उसमें, वो भी अच्छा लगता है। अब देखिए, खिलौना समझता है और उसे पाने के लिए मचलता है। उसकी मासूम जिद को देखकर मां मुस्कुराती है। मां एक दर्पण लेकर बच्चे को दिखाती है और कहती है देख चांद इस दर्पण में उतर आया है। यह सुनकर बच्चा अपनी मां पर विश्वास करते हुए खिलखिला उठता है। मां के लिए उसका बच्चा ही उसका चंद्रमा है। बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तू ही तो चांद है, तू ही तो मेरा चंद्रमा है, तू ही तो चांद का टुकड़ा है मां के लिए। हाँ, आजकल तो सोना बाबू चांद का टुकड़ा हो गया है। वह दर्पण में बच्चे का प्रतिबिंब दिखाते हुए उसकी असंभव मांग को पूरा करने का प्रयास करती है और उसे प्रसन्न कर देती है। वैसे असंभव मांग जो है कैसे पूरी होंगी, लेकिन उनको बड़ी टैक्टफुली मां क्या कर देती है? फुलफिल कर देती है। बच्चा भी खुश, मां भी खुश। काव्य सौंदर्य वात्सल्य रस है और दृश्य आईने में चांद उतर आया, दृश्य बिंब है, भाषा मिश्रित शब्दावली से युक्त
मिश्रित भाषा है, सहज है, ठीक है। तो मन को छू जाने वाली जो है मासूमियत और वात्सल्य जो है इसमें चित्रण हुआ है। पद्यांश पढ़ते हैं अब अगला 5वें नंबर का और आखिरी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है। क्या है? रस की पुतली छाई है। घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। पुतली की राखी ई आ रही है और ये बदल गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारी रुबाइयां छंद हो गया। रस की पुतली, ध्यान रखना वो पिछला वाला हमने पढ़ा था ना, ये आने के पूरे चांसेस है, पहले भी आ चुका है। ये आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है मां देख आईने में चांद उतर आया है। ध्यान रखना। खैर हम इसको पढ़ रहे हैं अभी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन है एक नया त्योहार, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और गगन में चारों तरफ हल्की हल्की घटा छाई होती है क्योंकि रक्षाबंधन के समय बारिश होती है, आपको पता ही होगा। बिजली की तरह चमक रहे हैं लक्ष्य, और बिजली भी चमकती है, और उस समय राखियों के जो लक्ष्य होते हैं वो भी चमकते हैं। भाई के बांधती चमकती राखी, और बहनें कैसी राखी बांधती हैं? चमकती हुई राखी भाई के हाथ पर बांधती हैं। तो रस की पुतली मतलब आनंद और स्नेह से भरी नन्ही बहन। ध्यान रखना, रस की पुतली किसे कहा? तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, ठीक है। चारों तरफ बहनें खुशी से भरी पड़ी हैं, और घटा बादल, गगन आकाश, और लक्ष्य मतलब राखी के चमकीले धागे। ये प्रस्तुत संदर्भ नहीं पढ़ूंगा, प्रसंग पढ़ूंगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भाई बहन के स्नेह और रक्षाबंधन पर्व की महिमा को व्यक्त किया है। इसमें नन्ही बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने का दृश्य प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जोड़ा गया है। जैसे नन्ही बहन क्या कर रही है? भाई के हाथ पर राखी बांध रही है। यहां तो बहन नन्ही नहीं है, आंटी जी है। व्याख्या। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और प्रेम से भरी हुई है, हल्के हल्के बादल आकाश में छाए हैं और बीच बीच में बिजली चमक रही है। इस शुभ वातावरण में नन्ही बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी चमकीले धागों की चमक को आकाशीय बिजली की चमक से तुलना करते हुए कवि इसकी सुंदरता को व्यक्त किया है। यह दृश्य भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह को दर्शाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा है, रस वात्सल है, ठीक है। हल्की हल्की प्रोक्त प्रकाश अलंकार हो गया, और राखी के धागों की चमक की तुलना बिजली से की गई है। उपमा और भाव, भाई बहन और के बीच में प्रेम भाव दिखाया गया। भाषा सरल और सहज है, ठीक है। ये तो खैर, अब हम आते हैं पाठ के सार पर। तो पूरे पाठ का क्या नेक्टर क्या निकलता है, हम क्या लिखेंगे? अगर हमें लिखना पड़े तो पाठ के सार में तो हम क्या लिखेंगे? मां अपने शिशु को झूले पर झुलाती है। झूले में, झूला काय का है? हाथों का झूला है। उसे हवा में उछालती है तो बच्चा खिलखिलाकर हंसता है। ये भी दृश्य था। यह दृश्य मां और बच्चे के प्रेम का प्रतीक है। मां अपने बच्चे को नहलाकर फिर दूसरे वाले में नहलाती है, उसके बाल संवारती है और उसे नए कपड़े पहनाती है। यह उसके स्नेह और देखभाल को दर्शाता है। ये मां का वात्सल्य समझ में आ गया। दिवाली का उल्लास कैसे समझ में आया था? कि चीनी के खिलौने जो है देखकर बच्चा आकर्षित होता है, खुश होता है, और दिवाली के अवसर पर घरों की सजावट होती है। जगमगाते दियों का वर्णन इस रचना में है, आपने देखा होगा। चांद की हट, बच्चा कौन सी हट पर अड़ा हुआ है? चांद, चांद चाहिए उसे। तो मां की सूझबूझ क्या नजर आई थी आपको यहां पर? कि उसने आईना दिया और कांच में जो है क्या, चांद को उतार दिया। बच्चा भी खुश, मां भी खुश। रक्षाबंधन का दृश्य, जो खुश बहनें हैं, नन्ही बहनें हैं, वो क्या कर रही हैं? अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। तो यहां पर भाई बहन के बीच का जो है अटूट बंधन बताया गया है। काव्य सौंदर्य, वात्सल्य रस है, प्राकृतिक दृश्य है, मासूमियत और सरलता है। फिराक गोरखपुरी ने इस कृति में, मतलब इस रचना में, प्रेम, उत्सव और बाल मनोविज्ञान की खूबसूरती से उकेरा है, जो पाठकों को भाव विभोर कर देता है। मन प्रसन्न तो हो जाता है। फिराक गोरखपुरी। अब आते हैं भाई साहब, अब हमारे जो फिराक गोरखपुरी भैया जी जो हैं, जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान क्या है इनका, पढ़ते हैं। जीवन परिचय। फिराक गोरखपुरी, जिनका असली नाम रघुपति सहाय था, ठीक है। कौन सहाय था? रघुपति सहाय था। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे उर्दू फारसी के प्रसिद्ध शायर कवि थे, और फिराक उपनाम से शायरी करते थे। हाँ, उपनाम से, ठीक है, फिराक। उनके पिता मुंशी गोरख प्रसाद एक प्रतिष्ठित वकील थे, हाँ, और शायरी के शौकीन भी थे। तो पिता भी शौकीन थे शायरी के, हालांकि वकील थे पेशे से, लेकिन बेटा तो शायरी निकल गया, जिससे फिराक को शायरी विरासत में मिली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर में हुई और बाद में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय
से स्नातक और फिर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य में मास्टर। भाई कितनी डिग्रियां की हैं, उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, तीन तीन में मास्टर डिग्रियां की हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की है उन्होंने, स्नातक तो करते हैं। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश शासन में नौकरी छोड़ दी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्हें 1920 में जेल भी हुई। तो भाई जो महात्मा गांधी जी के आसपास है और लेखक है तो पक्का उसने महात्मा गांधी जी का साथ तो दिया ही है, और 2-4 डंडे जेल में जो है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन बड़ा गंदा शासन था। वो ये नहीं समझते थे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो तो केवल और केवल कौन सी भाषा समझते थे, जैसा चंपारण में हुआ वैसी भाषा समझते थे। ठीक है, मतलब उनको सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती थी। वैसे भी कैसे आएगी उन्हें सीधी सीधी भाषा समझ में, हम तो हिंदी बोलते थे और हमारी हिंदी उन्हें नहीं समझ में आएगी। जब हमने हिंदी नहीं असली भाषा पर उतरे तब जाकर वो वहां से भागे। और आपको पता है कौन से भूत किससे नहीं मानते, एग्जैक्टली फिराक गोरखपुरी को साहित्य की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले, जिनमें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण शामिल है। 3 मार्च 1982 को उनका निधन हुआ। ठीक है, चलिए, फिराक गोरखपुरी जी का निधन हो गया है। साहित्य के योगदान क्या है? फिराक गोरखपुरी ने 60 वर्षों तक शायरी की और 40,000 से अधिक शेर लिखे। हाँ, ये वो वाले शेर नहीं है, वाह 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 वाह, वो वाले शेर है। ठीक है, उन्होंने उर्दू के विभिन्न काव्य रूपों जैसे गजल, नज्म, रुबाइयां में उत्कृष्ट योगदान दिया। उनकी शायरी में सौंदर्य बोध, प्रेम, भारतीय संस्कृति और व्यक्तिगता और राष्ट्रभक्ति की गहरी झलक मिलती। राष्ट्रभक्ति तो होगी भाई, जो व्यक्ति जेल जा चुका देश हित में, कलेक्टर जैसा पद छोड़ दिया अंग्रेजों के शासन में, वो राष्ट्रभक्ति नहीं होगी उसके अंदर? बिल्कुल होगी। प्रमुख रचनाएं देखते हैं उनकी। गुले नगमा, कौन सा नगमा? गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई और गुले राना आदि। रुबाइयों में सत्यम शिवम सुंदरम, याद रख लेना कौन सी रुबाइयां? सत्यम शिवम सुंदरम, रूप भी है एक, ध्यान रखना, ये अलग है। उपन्यास में साधु और कुटिया। तो आपको रचनाएं याद करनी है तो कैसे याद करोगे? पहले इनकी प्रमुख रचना जो मुख्य कृतियां हैं वो गुले नगमा याद कर लेना, और उसके बाद रुबाइयों में सत्यम शिवम सुंदरम कर लेना, और उसके बाद उपन्यास में साधु और कुटिया कर लेना। भाव पक्ष देखिए, फिराक गोरखपुरी की शायरी में प्रेम, व्यक्तिगता, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के स्वर प्रमुख थे। यही इनका भाव था, राष्ट्रभक्ति के स्वर प्रमुख थे उनके। उन्होंने शायरी को व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी शायरी में आंतरिक संघर्ष, प्रेम की नाजुकता और सामाजिक दुख दर्द को दर्शाया गया है। संवेदनाएं ज्यादातर कवियों में है, ये बात सही है। कला पक्ष कैसा है? फिराक गोरखपुरी की शायरी में उर्दू, फारसी और हिंदी के शब्दों का मिश्रण मिलता है, ये उनका कला पक्ष है। उनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोगों और सटीक मुहावरेदारी का प्रभाव था। मुहावरेदारी आपने देख ली होगी इसमें। और क्या, इनकी जो प्रमुख भाषा थी उसके अलावा भी अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिला था, जैसे उर्दू, फारसी और हिंदी के अन्य शब्दों का मिश्रण मिलता था। मुहावरेदार भाषा थी इनकी। उन्होंने अपनी रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, जो उनके साहित्य में 4 चांद लगा देता है। उनके शेरों में बिंबों का भी प्रयोग बहुत प्रभावशाली ढंग से हुआ है, ध्यान रखना। साहित्य में कैसा स्थान है? वैसे तो साहित्य में सभी का स्थान अच्छा होता है, लेकिन फिराक गोरखपुरी जी का स्थान साहित्य में देखिए, साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। और फिराक गोरखपुरी उर्दू साहित्य के महान शायरों में से एक माने जाते हैं। उनकी शायरी आज भी साहित्यिक प्रेमियों के दिलों में जीवित है और उनका योगदान उर्दू साहित्य को एक नया आयाम देता है। तो इस प्रकार जो फिराक गोरखपुरी हैं, उन्होंने उर्दू को एक नया महत्व दिया, शायरी को उन्होंने नया महत्व दिया, और उनकी शायरी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तो ऐसे थे कौन? फिराक गोरखपुरी जी। आप इनके जीवन परिचय को जरूर कर लेना। जीवन परिचय मतलब इनके ये कला पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि भाव पक्ष और कला पक्ष आ सकता है, इसलिए आप इनके भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और इनकी 3 रचनाएं याद कर लेना, जो आपके एमपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही आवश्यक हैं, या फिर आप एनसीईआरटी जिनके में भी हिंदी आती है और ये चैप्टर है उनके में, तो उनके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अच्छी रुबाई हैं और 1-2 रुबाइयां अच्छी हैं, उन रुबाइयों की वजह से आपके में ये व्याख्या भी आ सकती है इसकी। तो
ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।